सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जो आपका सेकंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसके अंतर्गत हम लोगों ने आपके चैप्टर 2 के सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके सभी अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। और दोस्तों, आप लोग प्लीज जितने भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे थे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग को भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है और साथ ही साथ हम लोग को भी ये पता चले कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं आप लोग के पीछे वो कितनी सार्थक हो रही है और कितने लोग इसको सीरियसली पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग कमेंट करके बताया करें दोस्तों। और वीडियो कैसा लगता है ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बता दिया करिए, क्योंकि इससे हमें कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए और अच्छे से वीडियोस लेकर के आते रहें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 32 से अति लघुत्तरीय क्वेश्चन से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या देखते हैं। 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 में विवाद के क्या कारण थे। दोस्तों, 1813 के आज्ञा पत्र के विवाद का कारण 1 लाख रुपए की धनराशि का व्यय किस प्रकार हो, भारतीय विद्वान के अंतर्गत किन किन विद्वानों को रखा जाए तथा साहित्य शब्द का क्या आशय समझा जाए आदि से संबंधित था। दोस्तों, जो 1813 का आज्ञा पत्र था इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की जो धनराशि थी वो शिक्षा पर व्यय होने के लिए आई। लेकिन जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी वो 2 भागों में बटी हुई थी, प्राच्य और पाश्चात्य। एक धड़ा जो था वो मानता था कि जो भारतीय परंपराएं हैं, जो भारतीय रीति रिवाज हैं, जो भारतीय साहित्य है उनके अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। जबकि जो दूसरा धड़ा था वो क्या मानता था, वो मानता था कि जो अंग्रेजी साहित्य है, इसके अलावा जो अंग्रेजी शिक्षा है इसको बढ़ावा मिले। और चूंकि अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में तो कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव बहुत ही अधिक था। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से दोस्तों जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था थी उस समय 2 भागों में बटी हुई थी और इसी के कारण यहाँ पर जो 1 लाख रुपए की धनराशि आई थी इसको किस प्रकार से व्यय किया जाए इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। मैकाले के अनुसार साहित्य शब्द से क्या आशय था। दोस्तों, मैकाले ने धारा 43 की व्याख्या में साहित्य शब्द को स्पष्ट करते हुए लिखा कि साहित्य के अंतर्गत अंग्रेजी साहित्य भी आएगा, न कि केवल अरबी और फारसी साहित्य। यानी कि यहाँ पर मैकाले ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यहाँ पर जो अंग्रेजी साहित्य है इसको भी शामिल किया जाएगा। और कहीं ना कहीं चूंकि लॉर्ड मैकाले भी अंग्रेज था तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी को तो वो लोग बढ़ावा देते ही, तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया था कि केवल अरबी साहित्य और फारसी साहित्य ही नहीं आते हैं साहित्य के अंतर्गत, बल्कि अंग्रेजी साहित्य भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। दोस्तों, यहाँ पर निष्पंदन लिखा है, निस्यंदन है ये। तो निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादक या फिर छन्नीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, आप लोग को अच्छे से पता होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले था। इसे ही हम छन्नीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। और किस तरीके से समाज की उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाए और उच्च वर्ग के लोगों से शिक्षा छन छन करके समाज के निचले स्तर तक पहुंचे, यही इनका कहना था। क्वेश्चन नंबर 35 है, मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था। दोस्तों, मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य भारत में कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करना तथा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना था। यानी कि जो मिशनरी थे ये क्या कर रहे थे, ये भारत में स्कूल तो बना रहे थे लेकिन ईसाई धर्म के स्कूल, जहां पर ईसाई धर्म के अनुसार शिक्षा दी जाती थी और कहीं ना कहीं अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आते हैं। पाश्चात्य साहित्य के विषय में मैकाले के क्या विचार थे। दोस्तों, अंग्रेजी साहित्य संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है, इसका ज्ञान विज्ञान अपार है, इसे विश्व के बुद्धिजीवियों ने बनाया है, इसलिए भारतीयों को इसका ज्ञान अवश्य करना चाहिए। भारतीय साहित्य निम्न कोटि का है। ये सब किसने कहा था, ये सब लॉर्ड मैकाले ने कहा था। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य को विश्व का सर्वश्रेष्ठ साहित्य बताया था, जबकि भारतीय साहित्य को क्या कहा था कि भारतीय साहित्य बहुत ही निम्न कोटि का साहित्य है। अब लॉर्ड मैकाले को उस समय कौन समझाता, कितने सारे वेद, 4 वेद दिए गए हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इसके अलावा यजुर्वेद, ये सब क्या इनमें कितना सारा ज्ञान पड़ा हुआ है। वैसे ही नहीं भारत को विश्व गुरु कहा जाता था उस समय पर। तो कहीं ना कहीं भारत का जो ज्ञान विज्ञान था वो उस समय भी बहुत आगे था। और दोस्तों, ये चीज कहीं ना कहीं जो लॉर्ड मैकाले थे, अंग्रेज थे, इनको ये सब, क्योंकि उन्होंने भारतीय साहित्य को पढ़ा तो था नहीं, लेकिन उन्हें लगता था कि जो भी है सब अंग्रेजी ही है, अंग्रेजी को विश्व के बुद्धिजीवियों ने बनाया है, इसलिए अंग्रेजी ही सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। तो इन्होंने अंग्रेजी को बढ़ावा दिया, लेकिन
सच्चाई क्या है आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि जो हमारे देश का वेद है, जो हमारे देश के वेद हैं, पुराण है, आज भी उनकी टक्कर करने वाला कोई भी साहित्य नहीं बना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हिंदी, जो हमारा देश है और भारतीय साहित्य, जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन अब ये चीज लॉर्ड मैकाले को नहीं समझ में आ रही थी। जितना जितना उनको समझ में आ रहा था उतना उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बता दिया था कि अंग्रेजी साहित्य ही क्या है, संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैकाले ने कहा था इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि आप जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है और जो भारतीय साहित्य, भारतीय वेद, भारतीय पुराण है वो किसी से भी कम नहीं है, बल्कि उनको उनको छूने वाला भी कोई साहित्य नहीं बना है अभी तक संसार में। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, वुड के घोषणा पत्र के गुण लिखिए। शिक्षा के निश्चित उद्देश्य, जन शिक्षा विभाग की स्थापना, गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना आदि बिंदु वुड के घोषणा पत्र के प्रमुख गुण थे। दोस्तों वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया था और वुड ने यहाँ पर आप देखिए एक जो इन्होंने घोषणा पत्र में एक अच्छी बात लिखी थी, यहाँ पर लिखा था कि जन शिक्षा विभाग की स्थापना और गरीब छात्रों की आर्थिक सहायता की जाए ताकि वो अपनी शिक्षा को आगे भी कंटिन्यू रख सके, यानी कि आगे भी लगातार वो पढ़ाई कर सके। तो ये बहुत ही अच्छी बात इनके वुड के घोषणा पत्र में की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, वुड के घोषणा पत्र के तत्कालीन प्रभाव क्या थे? सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना, सहायता अनुदान प्रणाली का प्रारंभ, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, विश्वविद्यालयों की स्थापना आदि इसके तत्कालीन प्रभाव थे। लेकिन यहाँ पर जो विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, ये कहीं ना कहीं जो लंदन के विश्वविद्यालय थे, लंदन के विश्वविद्यालयों के आधार पर ही यहाँ पर जो विश्वविद्यालय बनाए गए थे वो बनाए गए थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सहायता अनुदान प्रणाली प्रारंभ की गई थी। इसका मतलब क्या है? सहायता अनुदान प्रणाली का मतलब है कि अगर किसी भी प्रांत में स्कूल है तो वहां पर जो धनाढ़ वर्ग के लोग हैं, जो धनी वर्ग के लोग हैं, वो आकर के डोनेट कर सकते हैं, कुछ पैसे चैरिटी के तौर पर डोनेट कर सकते हैं जो बच्चों की पढ़ाई में काम आए। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहते हैं? दोस्तों वुड के घोषणा पत्र को ही भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 है, हंटर आयोग के अध्यक्ष का पूरा नाम लिखिए। दोस्तों हंटर आयोग के अध्यक्ष का पूरा नाम सर विलियम हंटर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हंटर आयोग की कोई दो सिफारिशें लिखिए। दोस्तों सरकार को शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निगमों व व्यक्तिगत संस्थाओं को देना चाहिए। सहायता अनुदान के नियम प्रांतों की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, हंटर आयोग ने स्त्री शिक्षा संबंधी क्या सिफारिशें दी थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालिकाओं के लिए जहां तक संभव हो अलग से बालिका विद्यालय स्थापित किए जाएं, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए, बालिका विद्यालय को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाए इत्यादि। ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही थी बालिका शिक्षा को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 43 है, शिमला शिक्षा सम्मेलन में प्राथमिक शिक्षा संबंधी क्या सुझाव प्रस्तुत किए गए थे? दोस्तों शिमला शिक्षा सम्मेलन में क्या सुझाव प्रस्तुत किए गए थे प्राथमिक शिक्षा को लेकर के? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्ष का शिक्षण प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए। जैसा कि आप लोग डीएलएड कर रहे हो, सेम वही चीज यहाँ पर कही गई है कि डीएलएड कर रहे हो, 2 वर्ष का प्रशिक्षण होता है और किसके लिए होता है? प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर शिमला शिक्षा सम्मेलन में भी यही बात कही गई थी कि प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्ष का शिक्षण प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए, साथ ही इनके वेतन एवं सेवा शर्तों में भी सुधार किया जाए। शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाया जाए एवं अंग्रेजी को स्थान न दिया जाए। ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही गई थी क्योंकि हमारा देश भारतीय, सबसे पहले यहाँ पर हिंदी भाषा सीखना लोगों को जरूरी था और इसीलिए यहाँ पर हिंदी भाषा को महत्व दिया गया। और यहाँ पर एक चीज और कही गई कि टीचर्स को अच्छा वेतन दिया जाए। और साथ ही आप सोच सकते हो शिमला शिक्षा सम्मेलन आज से बहुत साल पहले हुआ, 1901 में हुआ, लेकिन यहाँ पर ये चीज, इस चीज पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि जो शिक्षक पढ़ाएं प्राथमिक के बच्चों को, वो क्या हो? वो प्रशिक्षित हो। जैसा कि आज भी है कि जो प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक होते हैं वही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं। जैसे कि जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, अब तो बीएड को भी प्राथमिकता मिल गई है, तो जो लोग बीएड कर रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर जो शिमला शिक्षा सम्मेलन था इसमें बहुत ही अच्छी चीजें बताई गई थी। अब इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, मैकाले के विवरण पत्र के किन्हीं 2 गुणों पर प्रकाश डालिए। मैकाले के विवरण पत्र के 2 गुण क्या थे? देखिए, प्राच्य पाश्चात्य विवाद के विषय में चतुराईपूर्ण सुझाव। मैकाले भारत में पाश्चात्य साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान का प्रचार व प्रसार करना चाहता था। प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का इसने बहुत ही चतुराई से क्या किया था? हल निकाला था। इसने क्या किया था? इसने भारत में पाश्चात्य साहित्य को बढ़ावा दिया ताकि अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके
और अंग्रेजी जितने लोग अंग्रेजी सीखे मिलेंगे उतना ही इन लोगों का जो काम है भारत में वो आसान हो जाए, इसीलिए ये लोगों को क्या करते थे, अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए प्रेरित करते थे। पॉइंट 2 क्या है, पाश्चात्य साहित्य की वकालत। मैकाले ने पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के पक्ष में इतने ठोस तर्क प्रस्तुत किए कि जिससे यह लगने लगे कि पाश्चात्य साहित्य ही संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, मैकाले के विवरण पत्र का कोई एक दीर्घकालिक प्रभाव बताइए। दोस्तों, मैकाले के विवरण पत्र का एक दीर्घकालिक प्रभाव क्या है, भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य तथा अंग्रेजी का ज्ञान हुआ, इसके विषय में जानकारी मिली जिससे वर्तमान संदर्भ में अनेक लाभ हुए। क्वेश्चन नंबर 46 है, वुड के घोषणा पत्र के कोई दो कारण बताइए। वुड के घोषणा पत्र के दो कारण क्या है, देश में अंग्रेजी शिक्षा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने के कारण नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने तथा इनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, वुड के घोषणा पत्र के किन्हीं दो दोषों को बताइए। दोस्तों, वुड के घोषणा पत्र के दो दोष क्या थे, प्राच्य साहित्य की उपेक्षा और स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 48 है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया। दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 49 है, पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई। दोस्तों, पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1818 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने 1800 में की थी, सन 1800 में, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया जाता था। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 52 है, मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता था। दोस्तों, मैकाले भारत में एक ऐसे वर्ग को उत्पन्न करना चाहता था जो जन्म से तो भारतीय हो परंतु रहन सहन तथा विचारों से वो अंग्रेज हो। कहने का मतलब है कि जो लॉर्ड मैकाले था उसकी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो इस प्रकार से थी कि आप देखने में, रंग रूप में, जन्म से तो आप भारतीय हो लेकिन रहन सहन और जो आपके विचार हो वो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह हो। इस तरीके से वो शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहता था भारत में। क्वेश्चन नंबर 53 है, वुड के आज्ञा पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था। दोस्तों, वुड के आदेश पत्र में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था को देशी तथा पाश्चात्य दोनों माध्यम से करना स्वीकार किया गया, परंतु उच्च शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया, जिससे कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को स्थायित्व मिल गया। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा। मैकाले की शिक्षा नीति का दूरगामी प्रभाव क्या हुआ, आप देखिए। मैकाले के विचारों से प्रभावित होकर ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई जिसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त कर आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली। इसके अलावा मैकाले के विवरण पत्र ने भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खोल दिया। अंग्रेजी भाषा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना उत्पन्न कर राजनीतिक जागृति पैदा की। पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में चार्ल्स वुड की सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में चार्ल्स वुड की सिफारिशें क्या थी, चलिए देखते हैं। वुड के घोषणा पत्र में सिफारिश की गई कि सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय करे। इसके अलावा प्रत्येक जिले में विद्यालय की स्थापना हो, देसी विद्यालय का सुधार किया जाए और साथ ही साथ मेधावी और निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान हो, जिससे छात्रों को निम्न स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। दोस्तों, कलकत्ता मदरसा की स्थापना का उद्देश्य छात्रों को इस्लाम धर्म तथा मुस्लिम कानूनी शिक्षा प्रदान कर मुस्लिम सलाहकार तैयार करना था जो अंग्रेज न्यायाधीशों की सहायता कर सके। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य मनुस्मृति पर आधारित हिंदू कानूनों की शिक्षा प्रदान कर अंग्रेजी न्यायाधीशों के लिए हिंदू सलाहकार तैयार करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने की थी। दोस्तों, कलकत्ता मदरसा की स्थापना अक्टूबर 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियों में शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 बताइए। दोस्तों, शिमला शिक्षा सम्मेलन के बारे में मैंने आपको आगे भी बताया था कि किस तरीके से जो प्राथमिक के शिक्षक हैं उनको सबसे पहले 2 वर्ष की ट्रेनिंग, शिक्षक बनने से पहले उनको 2 वर्ष की ट्रेनिंग दी जाए और उनको सही से वेतन और भत्ते भी दिए जाएं और समय समय पर उनके वेतन में सुधार भी किया जाए और साथ ही साथ
जो ट्रेंड टीचर है वो अगर आएंगे तो बच्चों को अच्छे से प्राथमिक शिक्षा दे पाएंगे। ये उस समय की बात है दोस्तों, 1901 की बात है। तो कहीं ना कहीं उस समय भी प्राथमिक शिक्षा के लिए इतनी जागरूकता थी, और आज भी वही चीज है, जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वही लोग जाकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये सभी चीजें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये समझ में आ रही होंगी, और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दिया करिए। आप लोग के कमेंट्स बहुत प्रोत्साहित करते हैं दोस्तों, मैंने शुरू में भी वीडियो की बोला है। और इससे पहले की जितनी वीडियोस हमने बनाई है वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और आपको सभी विषयों की क्लासेस भी मिल जाएंगी, इसके अलावा सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और लगातार ऐसे ही हम आप लोग के लिए क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे अच्छे अच्छे, ताकि आप लोग अपनी तैयारी बेहतर करते हुए चलिए, और जैसे ही एग्जाम हो उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए, और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो दोस्तों, अब यहाँ पर लास्ट में बचा है शिमला सम्मेलन क्या था, चलिए देख लेते हैं। 1901 में हुआ था, ये मैंने पहले भी आपको बताया। भारतीय शिक्षा के पुनर्गठन तथा उसे व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने शिमला में 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इसके अध्यक्ष स्वयं लॉर्ड कर्जन थे। यह सम्मेलन 15 दिन तक चला। इसमें शिक्षा से संबंधित 150 प्रस्तावों को पारित किया गया। तो इस तरीके से 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसा लगा है आप लोग प्लीज बताइएगा, और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे चल के हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं। और आप लोगों को एक ही उद्देश्य है हमारा कि आप सभी लोग जल्द से जल्द शिक्षक बने, और जल्द से जल्द आप लोग अपने स्कूल में पहुंच करके बच्चों को पढ़ाएं। दोस्तों, ऐसा तभी हो सकता है जब आप लगातार हमारे साथ मेहनत करते हुए चलेंगे, और सभी विषयों को अच्छे से अपने रिवाइज करते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। तो एक बार फिर से वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक आप लोग अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।